कतार साहब, हुकूमत एक बार फिर से हुदैबिया पेपर मिल केस को रीइन्वेस्टिगेट करना चाहती है। हुकूमत लगता है ख़ासतौर पर शरीफ ख़ानदान के हवाले से हुकूमत बड़ी एक्टिव है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि शरीफ ख़ानदान को एनआरओ नहीं दूंगा। पहले नवाज शरीफ भागे, अब शहबाज शरीफ जो है ना वो बाहर भागना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से आप लोग ये कहेंगे इंतकामी कार्रवाई हो रही है, आप लोगों से बदला लिया जा रहा है? आप लोग तो कहते हैं कि इलाज के लिए शहबाज शरीफ जाना चाहते हैं और हर सूरत जाएंगे। आज तो नैब ने भी वजारत दाखिला में दरख्वास्त दे दी है नाम ECL में डालने के लिए। देखिए, बात यह है कि पिछले 3 साल से चोर डाकू का राग अलापने वाले पिछले 3 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अरबों की करप्शन की कहानियां सुनाने वाले, पिछले 3 साल से मीडिया पे आके कागज़ लहरा लहरा के गला फाड़ फाड़ के हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाले, वो जब अदालतों में मामलात जाते हैं और पूछा जाता है कि भाई करप्शन हुई है कि नहीं हुई, ये बताया जाए, तो वहाँ पे तो कोई शवाहिद और सबूत नहीं पेश किए जाते। ये तोता मैना की कहानी जिस तरीके से बनाई गई है, अदालतों में हम सुरखरू हुए हैं और इस मफरूज़े को भी मान लिया जाए कि ये बरी नहीं हुए, ये बेल स्टेज पे हमारे जो हैं हक में कमेंट्स आए हैं। तो जब इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर कोर्ट ये कह रही है कि कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई टीटी नहीं है, और ये भी कह रही है कि अलीम खान के केस में और ब्रिगेडियर इम्तियाज के केस में ये लॉ ले डाउन किया जा चुका है कि जो शख्स अपने गोशवारे जमा कराता है, जो शख्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराता है, उसमें जो इनकम शो करता है, जो वेल्थ शो करता है, उसके ऊपर जो टैक्स देता है, वो अगर उस अथॉरिटी यानी FBR ने या इनकम टैक्स ने उस पर एतराज नहीं लगाया और वह कई सालों से इसी तरह चलता आ रहा है, तो उसको सच माना जाएगा। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि आपने पिछले 3 साल कौम का वक्त और पैसा क्यों जाया किया। लगता यह है कि सरकारी खर्च पर, सरकारी जहाज पर और बड़े शहाना प्रोटोकॉल में उम्रा अदा करके आने वाले हुकूमती वफ्द ने आते साथ पहला काम ये किया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद कौन से केसेस बना सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं शेयर फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इनको हार हुई है, शिकस्त हुई है असासों वाले केस में। लेकिन बरी तो किसी केस से नहीं हुए ना। हुकूमत भी तो यही कहती है ना कि जमानतें मिलने का मतलब ये नहीं है कि करप्शन नहीं हुई है, जमानतें मिलने का मतलब नहीं है कि अदालतों ने आपको बरी कर दी है, जमानतें मिलने का ये मतलब नहीं है कि केसेस जो है ना वो खत्म हो गए हैं। केसेस चल रहे हैं, ये सिर्फ जमानतें मिली हैं, कोई बाइज्जत बरी नहीं हुए, ये हुकूमत कह रही है। देखिए शादी साहिबा, देखें, जब अदालत 2 फरीक आमने सामने खड़े होते हैं, एक फरीक ने यह साबित करना होता है कि यह शख्स मजीद जेल में रहे क्योंकि इसने करप्शन की है, दूसरे फरीक ने यह साबित करना होता है कि नहीं, इसने करप्शन नहीं की इसलिए इसको जेल से बाहर होना चाहिए। तो जब आप 2.5 साल से पहले आपने इंक्वायरी की, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन की, फिर आपने 58 वॉल्यूम्स का रेफरेंस दायर किया, आपके जब वकील तमाम तर शवाहिद या तो वहां पेश ना करते, कहते जी ये बेल स्टेज है, हम कोई कागज पेश नहीं करना चाहते, ये मिनिमम बात हम करेंगे, आपने जब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आप आखिरी हद तक गए ये साबित करने के लिए कि करप्शन हुई है, और इस मुल्क की एक आला अदालत ने, अदालत आलिया ने ये फैसला दिया कि करप्शन नहीं हुई, तो मैं देखे ना, वो तो मेरा केस स्ट्रांग होता है। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो कौम का वक्त और पैसा जाया किया गया है, अब वो मुशीर जिन्होंने ये केसेस बनवाए थे, उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम अपनी फेस सेविंग अपने कप्तान के सामने कैसे करें। उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है हुदैबिया का। हुदैबिया के हवाले से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि हुदैबिया का केस लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में स्प्लिट हुआ, रेफरी जज के पास गया, उन्होंने इसको क्लोज किया, नैब उसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हुकूमत ये कि भाई जुर्म तो जुर्म होता है, इसका ये मतलब नहीं है 90 की दिहाई में 80 की दिहाई में कोई जुर्म हुआ है तो वो जुर्म जुर्म नहीं रहा। अगर कोई सबूत उस हवाले से आपको नए मिलते हैं तो केस रीओपन हो सकता है। आप भी कानूनी मामलात को बखूबी समझते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि अगर तहकीकाती एजेंसी दोबारा से तफ्तीश शुरू करती है, इसको भी आप कहेंगे कि वो भी तौहीन अदालत है, आप तौहीन अदालत के जुमरे में उसको भी गिनेंगे, हुकूमत के खिलाफ भी तौहीन अदालत में जाएंगे आप और FIA के खिलाफ भी जाएंगे? देखिए, बात यह है कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर एक SHO इंक्वायरी शुरू कर दे
क्योंकि जो भी इंक्वायरी करेगा वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उसके पास पावर्स स्टेशन हाउस ऑफिसर की होंगी, SHO की होंगी। और इस मुल्क में ये नई रवायत डलने जा रही है कि कोर्ट आपको इजाजत दे बाहर जाने की तो हुकूमत उस पर अमल दरामद रोक दे, ये कह के कि हम अपील में जा रहे हैं, जब तक अपील का फैसला नहीं होगा हम इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दे और आप उसके खिलाफ एक SHO से इंक्वायरी शुरू करवा दें। मेरा तो सवाल यह है कि क्या हुकूमत अदलिया के साथ टकराव चाहती है? क्या वो अदलिया के खिलाफ एक महाज बनाने जा रही है? क्योंकि लेटली ये ट्रेंड देखने में आया है जो बड़ा खतरनाक है। प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और आने वाले वक्तों में अगर फैसलों पे अमल दरामद रोका गया। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या हैं? कुछ कानूनी माहिरीन से आज मेरी बात हुई इसी हवाले से, और मैंने पूछा कि क्या वाकई जो है ये हुकूमत गलत कर रही है, क्या वाकई ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जो अपोजिशन बात करती है, क्या ये केस रीओपन नहीं हो सकता? तो बहुत से कानूनी माहिरीन की ये राय थी कि अगर कोई जुर्म 20 साल पहले भी हुआ है और 20 साल बाद अगर आपको लगता है कि उसमें कोई नए सबूत मिल गए हैं तो इस केस को रीओपन किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी कानूनी पेचीदगियां हैं आप लोगों के नजदीक के केस रीओपन हो ही नहीं सकता? देखिए एक तो बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक का फोरम एग्जॉस्ट हो गया, नए सबूत ऐसे कौन से आ गए हैं कि वो दोबारा से इस केस को रीओपन किया जा रहा है? उसकी नौयत को देखना होगा कि नए सबूत कौन से। नंबर 1 देखिए, दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में पिछले 2.5 साल से मईशत तबाह हो गई है। अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तानी नए पाकिस्तान में अपने अंगूठों पर अनमिट स्याही लगवाकर 1.5 घंटा कतार में खड़े होकर चीनी खरीद रहे हैं। वैक्सीन में बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया है। आपने तमाम ऑपोजिशन को अंदर कर दिया। आपने नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में बशीर मेमन साहब के इंकशाफात के बाद तो किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रह गया कि ये सारा क्या खेल था। अगर ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाना और लगातार लगाना ही मकसूद है तो फिर तो 100 तरीके निकल आएंगे। आज तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जो इंसाफ, जो सस्ता और फौरी इंसाफ नून लीग को मिलता है वो पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिलता है। तो ये गिला आप लोग फिर कैसे कर सकते हैं कि आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है? एक दिन पहले आप लोगों की जो है ना वो आप 2 दिन पहले आप लोग सीट बुक करवाते हैं, उसके फ़ौरन बाद आप लोग जो है ना वो अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते हैं दरख्वास्त लेकर। उसी दिन आपकी दरख्वास्त सुनी भी जाती है, उसी दिन फैसला भी आ जाता है। तो ये तो अपोजिशन भी जो है ना वो आधी जो अपोजिशन है पीपल्स पार्टी वो भी एतराज़ करती है कि नून लीग को जैसा इंसाफ मिलता है वो तो हमें माजी में कभी नहीं मिला, ना ही अब मिल रहा है। नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब कभी भी दूसरी दफ़ा अंदर ना जाते अगर हमें अदालतों से इंसाफ मिल गया होता। और उसकी वजह है, जब शहबाज शरीफ साहब को पहली दफ़ा जेल जाना पड़ा अक्टूबर 2018 में, उस दौरान असासों के केस की छानबीन शुरू हो चुकी थी। उसके बावजूद सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया है और अप्रैल 2021 में जाके रिहा हुए हैं। उस केस की तफ्तीश तो जारी थी। पहली दफा गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ भी की जा रही थी। मैं नहीं समझता कि अदालतों के बारे में इस तरह के रिमार्क्स पास करी अक्लमंदी का। बताएं, आपको क्या ये PNI लिस्ट जो है, क्या आप लोगों को नहीं पता था कि शहबाज शरीफ साहब का नाम इसमें है? क्या आप लोगों की क्या कहना चाहिए ये इग्नोरेंस थी, लापरवाही थी कि पता ही नहीं चला और आपको सिर्फ ये पता था कि ब्लैक लिस्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में ब्लैक लिस्ट के बारे में ही आप लोगों ने दरख्वास्त दी कि शहबाज शरीफ साहब का नाम इस लिस्ट से निकाला जाए? क्या पता ही नहीं था आप लोगों को, या बस ये कोई सुस्ती हो गई या नाहली आप लोगों की कही जाए शहबाज शरीफ साहब की जो कानूनी टीम है कि इस लिस्ट में भी उनका नाम था? देखिए, कानून ये कहता है कि जिस शख्स का नाम PNIL में होगा वो सिर्फ 30 दिन के लिए डाला जा सकता है और उसमें एक दफा मजीद तौसी 30 दिन की जा सकती है। इधर ये मामला हुआ कि अगस्त 2020 में शहबाज शरीफ साहब का नाम PNIL में डाला गया। PNIL में प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर उन लोगों का नाम डाला जाता है जो टेररिस्ट हों, जो ऐसे अशखास हों जिनके कुछ एक्शन से सोसाइटी के अंदर एनार्की पैदा हो जाए और आपके पास ये वक्त ना हो कि आप प्रोसीजर फॉलो करके उनका ECL या ब्लैक लिस्ट में नाम डाल सकें। तो ये तो बदनीति थी, ये गैर कानूनी है। और जब कोर्ट के अंदर 2 FIA की अफसरान मौजूद थी और डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, फैसला उनको कन्वे कर दिया गया, तो ये इनकी नीयत में फतूर